नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कैसे कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार किया जा रहा है, और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। हम सभी जानते हैं, अगर बात की जाए बंगाल राज्य की तो कई विशेषताएं इसमें हैं, लेकिन खास तौर से जूट की खेती के लिए भी इस राज्य को जाना जाता है। करीब 5,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ जूट की खेती की जाती है, लेकिन हाल ही दिनों में अगर देखा जाए तो इस राज्य में जूट का रकबा कुछ कम हुआ है। किसानों का रुझान जो है मक्का की खेती की तरफ भी बढ़ा है, लेकिन ऐसे में लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जो किसानों का रुझान कम हुआ है उसको बढ़ाया जा सके। और ऐसे में आवश्यक होता है कि ना सिर्फ उस तरह की तकनीक किसानों को मिले जिसके ज़रिए उन्हें ज़्यादा लाभ मिल सके। तो जूट के लिए किस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं और क्या कुछ तकनीक की आवश्यकता है जिससे किसान इसके रकबे को एक बार फिर से बढ़ा सके, आइए इसके लिए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। देश भर के कुल जूट उत्पादन का 3/4 हिस्सा पश्चिम बंगाल में उगता है, लेकिन अब राज्य में ये फसल अपनी चमक खोती जा रही है। खास तौर से तराई इलाकों में अब किसान जूट की जगह मक्का को अपना रहे हैं। इस परिस्थिति ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। 1914-15 में उत्तर बंगा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पूर्वी कांगे मैदानी इलाकों में एक परियोजना चलाई, जिसे सतत और लचकदार कृषि प्रणाली का प्रोत्साहन यानी SRFSI कहा गया। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को इस काम में CIMMYT अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं उन्नयन केंद्र के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी ACIAR का भी सहयोग मिला। बल्कि ACIAR ने तो इस परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की। परियोजना के तहत अलग अलग फसलों पर कृषि संरक्षण के तरीके लोकप्रिय बनाने के लिए परीक्षण किए। इन परीक्षणों का फायदा ये रहा कि 2017-18 के दौरान जूट में कृषि संरक्षण के प्रोटोकॉल का मानकीकरण किया गया, और इस प्रोटोकॉल को अलग अलग क्षेत्रों में किसानों के बीच जाकर उनके खेतों में प्रदर्शित किया गया। खास तौर से जूट में जीरो टिलेज तकनीक को बढ़ावा दिया गया। जीरो टिलेज यानी बिना जोते बुआई करना। हालांकि शुरुआत में किसानों को जीरो टिलेज तकनीक अपनाने के लिए तैयार करना मुश्किल था, बल्कि जूट की फसल पर जीरो टिलेज के प्रदर्शन के लिए किसानों को मनाने में ही वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। बाद में जब प्रदर्शन के बेहतर नतीजे सामने आए तो किसानों का डर खत्म हो गया और वो इस तकनीक को अपनाने के लिए राजी हो गए। पश्चिम बंगाल कृषि विभाग और कृषि के लिए काम करने वाले एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन की मदद से पिछले 2-3 साल के दौरान जीरो टिलेज तकनीक अपनाने वाले किसानों को काफी फायदा हुआ है। आजकल खेती में मजदूरों की कमी होती जा रही है। ऐसे में ये तकनीक जल्द ही किसानों को आकर्षित करने लगी। पिछले कुछ सालों के दौरान किसानों ने कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। हालांकि गेहूं की फसल में पहले से ही किसान इस मशीन का उपयोग करते आ रहे थे, लेकिन नुकसान ये था कि कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद खेत में पराली रह जाती थी और फिर खेत खाली करने के लिए उन्हें पराली जलानी पड़ती थी। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने हैप्पी सीडर मशीन बनाई। ये ऐसी मशीन है जो पराली को जलाए बिना और खेत को जोते बगैर गेहूं बो सकती थी। पश्चिम बंगाल में हैप्पी सीडर का इस्तेमाल जूट बोने के लिए किया गया। शुरुआत में ट्रायल के आधार पर हैप्पी सीडर से जूट बोया गया, और शायद भारत में हैप्पी सीडर से जूट बोने का ये पहला मामला था। इस साल अकेले कूच बिहार जिले की करीब 10 एकड़ जमीन पर प्रदर्शन किया गया और 25 किसान इस प्रदर्शन के लिए तैयार हुए। इनमें से अधिकतर किसान जीरो टिलेज तकनीक के बारे में जान चुके थे और पिछले 2 साल से जूट में मल्टी क्रॉप प्लांटर के जरिए इसे अपना भी रहे थे। ये तकनीक अपनाने के बाद प्रति एकड़ लागत सिर्फ 20,250 रुपए रह गई, जो पुरानी और प्रचलित तकनीक के मुकाबले 5,280 रुपए कम थी।
इसके अलावा हैप्पी सीडर ने भी प्रति एकड़ लागत को 1980 रुपए और कम कर दिया। जूट में हैप्पी सीडर तकनीक ने कूच बिहार के कई किसानों को संतुष्ट किया। खास तौर से अच्छी पैदावार और बेहतर मुनाफा किसानों की जिंदगी में सुकून ला रहा है। पराली जलाने का चलन कम हुआ, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली। तो जाना आपने किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं जूट के रकबे को एक बार फिर से बढ़ाने के लिए, जिसके जरिए हमारे किसानों की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और कृषि दर्शन में देखते हैं इस माह का कृषि कैलेंडर। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल की पौध तैयार करें। इसके लिए बीजों को छोटी पॉलीथीन के थैलों में भरकर पॉली हाउस में रखें। टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की तैयार पौधशाला में रोपाई का कार्य करें। इस माह पालक, धनिया और मेथी की भी बुआई कर सकते हैं। तो जानकारी ली आपने इस महीने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं कृषि कैलेंडर में। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपको हम दिखाते हैं कृषि स्टार्टअप में हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं उनकी कामयाबी का सफ़र कैसा रहा। आज भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक पिता और उनकी पुत्री की कामयाबी का ये सफ़र। खासतौर से अगर बात की जाए जिन हमारे जो सफल किसान हैं, इनका नाम है राधा मोहन और इनकी पुत्री साबरमती। किस तरह का योगदान रहा इनका कृषि क्षेत्र के विस्तार और विकास के लिए, आप खुद ही देख लीजिए हमारी इस रिपोर्ट। ओडिशा के नयागढ़ जिले के राधा मोहन और उनकी पुत्री साबरमती ने बंजर भूमि को हरे भरे जंगल में तब्दील किया और उनके इस कदम को सराहा भी गया। भारत सरकार द्वारा 2020 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राधा मोहन और उनकी बेटी साबरमती संरक्षण मॉडल के जरिए स्थानीय किसानों की मदद कर रहे हैं। पिता पुत्री ने मिलकर संभव रिसोर्स सेंटर की शुरुआत की, जहां देश भर से आए किसान बीजों की अदला बदली करते हैं और जैविक खेती के बारे में सीखते हैं। संभव रिसोर्स सेंटर विलुप्त होती पुरानी फसलों को जिंदा करने का प्रयास कर रहा है। दोनों लोगों ने मिलकर नारायणगढ़ जिले की लगभग 36 हेक्टेयर जमीन को, जो कि बंजर थी, उसे मृदा और जल संरक्षण तकनीक से जीवंत किया, जिसे अब लोग फूड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस जंगल में मसालों के 1000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं, जबकि 500 प्रकार की धान की खेती हो रही है और 700 प्रकार के पुराने बीजों का संग्रहालय भी है। गांधीवादी पिता बेटी की इस जोड़ी को केवल जैविक तकनीकों का उपयोग करके भूमि के एक अपमानित टुकड़े को एक विशाल खाद्य वन में बदलने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मिट्टी और जल संरक्षण विधियों का उपयोग करके ये उपलब्धि हासिल की गई है। तो देखा आपने, हमारे जो किसान हैं लगातार आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए आज के समय में प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या
क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं हमारे नए कृषि कानून के बारे में। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। अभी तक क्या था कि किसान को अपना उत्पादन किया लेकिन उसको मंडी में ले जाकर जिसके पास लाइसेंस है उसी को बेचना पड़ा, तो ये उसको बेचने के लिए वो बाध्य होता था। और जब वो मंडी में लेके जाता था तो मंडी में भी उसको बहुत सारे टैक्स जो है उसको लग जाते थे, तो वो टैक्स के साथ साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी भाड़ा देना पड़ता था। जो टैक्स लग गया वो भी उसके खाते में जाता था, तो उसको जो है मैं ये कहूँगा कि जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाता था। तो ये जो अधिनियम है, इन तीनों अधिनियम के आने से किसानों को सबसे अधिक फ़ायदा ये होगा कि किसान अपनी मर्जी का मालिक है। किसान जहां उसको उचित मूल्य मिलेगा वो उसको बेच सकता है। और इसमें क्या होगा कि ट्रेडर उसके खेत पर पे आकर के जो है उससे जो है खरीद के ले जाएगा और वहाँ पर जो है उसका जो है एक तरह से मोल भाव वो कर सकता है और बता सकता है कि मैं तो भैया इतने पर ही बेचूंगा, इससे नीचे नहीं बेचूंगा। तो वो अपने मूल्य स्वयं तय कर सकता है। दूसरा, इसके साथ साथ जो अभी देख रहे हैं कि एमएसपी डिक्लेयर हुई है और एमएसपी पर खरीदी भी शुरू हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एमएसपी बंद हो जाएगा। एमएसपी पर खरीदी हो रही है और एमएसपी बढ़ाया है भारत सरकार ने। इमीडिएटली जो है उस पर आप देखेंगे 50 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक की बढ़ोतरी एमएसपी में की गई है। और बहुत सारे हमारे जो संस्थान हैं वो उसको प्रोक्योरमेंट करने लगे हैं, जो चाहे वो एफसी के माध्यम से अभी चावल का जो है एक तरह से पैडी का प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है और साथ साथ में जो नेफिड के माध्यम से दलहनी फसलों का और तिलहनी फसलों का भी जो है प्रोक्योरमेंट वो कर रहे हैं। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया किसानों को, ये रहेगा। दूसरा ये है कि किसान को जो मूल्य की बात करते हैं और क्वालिटी की बात करते हैं तो वो अपना मूल्य संवर्धन कर सकता है और अपना प्रोटेक्ट कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जैसे अभी भी बहुत सारे किसान हमारे कई तरह की फसलें जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से करते हैं। जैसे कि आपको मैं उदाहरण बता दूं कि हमारे देश से जो प्याज है, प्याज की जो डिहाइड्रेटेड प्याज है जिसको फ्लेक्स, उसको प्याज को सुखा करके जो है दूसरे देशों को भेजा जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो रहा है। टमाटर की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसका केचप बनता है और उसको प्रोसेसिंग करके बेचा जाता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो किसानों के साथ अनुबंध करके उसका उत्पादन कर रहे हैं। आलू को जो है आलू चिप्स बनाने के लिए अनुबंध के तहत जो है उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे और अनुबंध आएंगे और अनुबंध में क्या होता है कि किसान के लिए आमदनी बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती है। वो अपना एक करार फिक्स कर लेते हैं कि मैं इस रेट पर उत्पादन करेंगे चाहे मंडी में कैसा भी रेट रहे, या फिर वो ये रहता है कि मंडी में जो रेट रहेगा उससे ऊपर ही जो है उसको बेचना पड़ेगा, उससे खरीदेगा वो जो जिससे भी करार करेगा। और ये करार इतना सिंपल है, जो अनुबंध है इसमें हमने किसान को नहीं बांधा गया है बल्कि जो ट्रेडर है उसको बांधा गया है कि वो कहीं भी जो है पीछे नहीं जा सकता। अगर किसान चाहे तो कभी पीछे हट सकता है लेकिन वो ट्रेडर जो है पीछे नहीं हट पाएगा और किसान का हित जो है पहले ध्यान में रखा जाएगा। तो ये एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि इसकी जो विशेषता है उससे किसानों के लिए एक मार्ग खुलेगा, रास्ता खुलेगा।
तो जाना आपने कितने महत्वपूर्ण हैं और एक तरीके से देखा जाए तो किसानों के लिए अधिकार हैं अब ये कानून, जिनका फ़ायदा हमारे किसानों को मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं और आइए अब जानकारी लेते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। तो ये तो बात हुई कृषि अवसंरचना कोष की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, लगातार आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देते हैं हमारे विशेषज्ञ। तो आइए देखते हैं आज किन किन सवालों के जवाब दे रहे हैं विशेषज्ञ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा चौरसिया और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं बहुत सारे सवालों के साथ, किसानों के सवाल और विशेषज्ञों की राय की। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न ले लेते हैं बरेली उत्तर प्रदेश से शांति स्वरूप जी का। सर, गन्ना में समस्या है, इसके लिए किसान क्या करें? देखिए, ये जो प्रश्न है बड़ा विस्तृत है, कुछ स्पष्ट नहीं मालूम है कि किस तरह की समस्या की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे लगता है, बरेली के किसान गन्ने की ज़्यादा उत्पादन करते हैं, उत्पादकता वहाँ पे कम नहीं है और उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि गन्ना तो उत्पादन करते ही हैं, यदि गन्ने में सहफसली खेती करने की शुरुआत यदि करते हैं, बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं, हो सकता है आप भी कर रहे हों, तो उससे आप देखेंगे कि 1 हेक्टेयर से जो गन्ने से उत्पादन होता है उसके अतिरिक्त और भी फसलों का उत्पादन आप कर पाएंगे। और जो हमारे सामने जो वैज्ञानिक पहले से जो संस्तुतियाँ हैं, यदि अक्टूबर के महीने में गन्ना लगाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आप सरसों की, आलू की और कई दलहनों की भी खेती की जा सकती है। ऐसे प्रयोग पहले हुए हैं और बड़ी सफलता से किसान उसमें लाभ कमा लेते हैं। तो दोनों फसलें आप देखेंगे पूर्ण रूप से उतना ही लाभ देती हैं यदि अकेले उस फसल की खेती करते हैं। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि पहले तो प्रति हेक्टेयर ज़्यादा लाभ हो, इसके लिए सहफसली खेती करें। दूसरा, कुछ बीमारियां लगती हैं गन्ने में, तो कुछ बीमारियों के लिए तो रोगरोधी प्रजातियां पहले से विकसित हैं, तो उन प्रजातियों को लेकर के आएँ और जो गन्ना अनुसंधान संस्थान अपना लखनऊ में है वहाँ के वैज्ञानिकों से बात करें, जो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र है उससे भी बात करें और जो शाहजहाँपुर भी गन्ने का एक संस्थान है वहाँ से भी बात करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आपका स्पष्ट प्रश्न नहीं है कि आपको बीमारी गन्ने में लगती है या उत्पादन कम होता है। एक और समस्या है जो कि गन्ने को मिल तक पहुंचाने की भी किसान भाई बराबर कहते हैं और उसके लिए भी किसान भाई ही इसका इलाज जानते हैं कि कैसे हो पाएगा। एक और जो प्रसंस्करण की बात आजकल बड़ा ज़ोरों से चलती है, तो गन्ने में जो गुड़ बनता है वो छोटे आवरूप में छोटे छोटे चौकोर टुकड़े में बना करके बेचने की मशीन जो हमारा गन्ना संस्थान है उसने बनाया है
और उस गुड़ को लंबे समय तक रखा भी जा सकता है। कोई आप कह सकते हैं रासायनिक उसमें वस्तुएं भी नहीं डाली जाती हैं गुड़ बनाने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी है जो कि किसान अपनाकर गन्ने से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, प्रसंस्करण के द्वारा भी और प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन लेकर के भी। सर, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शांति जी, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोबाइल ऐप की। लगातार आपको जानकारी देते हैं कृषि दर्शन में अलग अलग मोबाइल ऐप्स जो हैं। आज भी एक ऐसी ही ऐप के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। ICAR NRCO के निदेशक और उनकी टीम ने आर्किडोपीडिया एंड्रॉयड एप्लीकेशन विकसित किया, जो एक ऑफलाइन ऐप है जिसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन के 56 ऑर्किड और देसी ऑर्किड्स की 172 प्रजातियां शामिल हैं। अभी ये एप्लीकेशन अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन आगे हम स्थानीय भाषाओं को शामिल करेंगे। हम ऑर्किड रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे और ऑर्किड के बारे में इसकी विशेषताओं और मात्रा को बढ़ाएंगे। और आइए अब कृषि दर्शन में आपको बताते हैं अलग अलग कृषि जिन्सों का मंडी भाव। गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1550 रुपए क्विंटल से 1750 रुपए क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का का भाव रहा 1212 रुपए क्विंटल से 1652 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें, आगरा मंडी में मक्का का भाव रहा 1530 रुपए से 1600 रुपए क्विंटल। अलीगढ़ मंडी में 1800 से 1850 रुपए क्विंटल। एटा मंडी में 1400 रुपए से 1480 रुपए क्विंटल। गोंडा मंडी में 1590 रुपए से 1630 रुपए क्विंटल। वहीं लखीमपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 1500 रुपए से 1660 रुपए क्विंटल। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर क्या कुछ साझा किया गया कृषि क्षेत्र को लेकर। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कृषि दर्शन से काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है nationalkrishidarshan@gmail.com। इसके अलावा पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया का भी। फिलहाल के लिए आज कृषि दर्शन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।